हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारी फिजिक्स है नीट की, उसका चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हम फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो 30 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा क्रैश कोर्स होगा फिजिक्स का। और उसके अलावा सिग्मा स्टार बैच भी लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा विपिन सर के साथ में और अलग अलग केमिस्ट्रीज की फैकल्टीज के साथ में। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है आपको ये जानना कि यार फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो नीट फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज फॉर नीट, ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला हम अगर क्लास 11th को एनालाइज करें, देखो इस वाले कॉलम में मैंने नीट के सारे टॉपिक्स रख दिए हैं, चैप्टर्स रख दिए हैं। इस वाले कॉलम में मैंने नीट फिजिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का नंबर दिया है, इसमें मैंने नीट फिजिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इसके अंदर मैंने नीट फिजिक्स वेटेज दिया है। तो मैंने सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करने की कोशिश करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें नीट फिजिक्स चैप्टर्स एंड टॉपिक की, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी के अंदर वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम देखो मैंने एरर एनालिसिस और यूनिट मेजरमेंट दोनों को अलग अलग लिखा है क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा जब मेरा सिग्मा स्टार बैच में आप मुझसे लाइव पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉपिक वाइज के हिसाब से 2 और 1 3 नंबर इनके टोटल क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, मतलब देखो ये पिछले 10 सालों का ओवरव्यू है कि टोटल 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो मार्क्स कितने हो गए, 8 और 4 12 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 3 क्वेश्चन 12 नंबर के। तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया, 4.44%, मतलब 4.5% क्वेश्चन नंबर आपको सीधे इसी चैप्टर से मिल जाते हैं अगर आप क्या कर लेते हैं, इन छोटे छोटे चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं। और यकीन मानो यूनिट मेजरमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो भी यूनिट्स आएंगी उनका मैं हर बार आपको यूनिट एनालिसिस बता रहा हूंगा। एरर एनालिसिस एक बार समझ में आ गया तो फिर उसके बाद में उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों एक तरीके से फ्री के नंबर आपको देने वाले टॉपिक हैं, तो इनको तैयार कर लो एक बार, फिर उसके बाद में लाइफ टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ रिवाइज करते रहो, दैट्स इनफ। सिग्मा स्टार बैच में हम इनको लाइव पढ़ रहे होंगे और मजा आएगा। अगला है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स की अगर हम बात करें बच्चों तो ऑन एन एवरेज टोटल काइनेमैटिक्स के 3 टॉपिक में से 2 और 3 लगभग 4 का एवरेज रहता है। और कई बार काइनेमैटिक्स एक्चुअली अकेला क्वेश्चन नहीं आता है, वो किसी चैप्टर के एप्लीकेशन में बन के आ जाता है। ठीक है ना, तो जैसे फ्लूइड का बन के आ गया तो उसमें काइनेमैटिक्स का यूज आ गया, लाइक दैट। तो इस तरीके से काइनेमैटिक्स जरूरी नहीं है कि आपका अलग से कुछ हो। इसमें काइनेमैटिक्स में आप ये समझो कि कई बार ये सिर्फ एप्लीकेशन बन के आ जाता है, तो काइनेमैटिक्स का भी हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो काइनेमैटिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो 2 और 1 3 और 1 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं और ये टोटल कितने नंबर हो जाते हैं, 16 नंबर हो जाते हैं। और परसेंटेज वाइज देखें तो 4.44% भी काइनेमैटिक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब ये तीनों टॉपिक जब आप तैयार कर लोगे तो लगभग 4 से 4.5% आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो डन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन कंबाइंडली लगभग 5 यहां से आप उम्मीद कर सकते हो, 5 क्वेश्चंस की, 4 से 5 ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो 20 नंबर का ये वेटेज हो जाता है टोटल मिला के। अगर आप देखें तो इस टोटल सेक्शन का जो वेटेज है वो 11% हो जाता है लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का। ठीक है, ये बच्चों लॉज ऑफ मोशन मतलब एक फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन यहां से ऑन एन एवरेज, देखो ये एवरेज है, बेसिकली सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपके यहां से बन जाते हैं लगभग 11% का वेटेज ये बन जाता है तीनों टॉपिक को जब आप कर लेते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो लगभग एक क्वेश्चन हमेशा ऑन एन एवरेज आता रहा है, कभी वर्क के ऊपर कभी एनर्जी के ऊपर। एक्चुअली इसका एप्लीकेशन बहुत है, मतलब देखो डायरेक्टली इसमें से बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, इनका एप्लीकेशन बहुत होता है। जैसे एनर्जी का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया, ग्रेविटेशन में हो गया, तो अलग अलग चैप्टर्स में ना एप्लीकेशन होता है जो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, फ्री क्रैश कोर्स में भी और सिग्मा स्टार दोनों में सिखाऊंगा। तो ये लगभग 2-2.5% का वेटेज हो जाता है। अब यहाँ पर
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा पोर्शन। तो ये रिजिड बॉडी डायनामिक, सेंटर ऑफ मास, और ये जो मोशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ओवरऑल कंबाइंड इसका मतलब इसमें ये दो टॉपिक आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इसका कंबाइंड वेटेज लगभग 3 क्वेश्चंस का हो जाता है और लगभग 6.5% का आप मान सकते हो कि ये वेटेज है। मतलब लगभग 3 क्वेश्चन हर बार ऑन एन एवरेज आते रहे हैं। ठीक है, आगे ग्रेविटेशन की बात करें तो लगभग 2 क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, और फिर है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होते हैं। तो वहां पर लगभग 4 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। अगर आप देखें बच्चों तो 4 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखो इनका ब्रेकअप दे रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में से एक आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक आ जाता है, सरफेस टेंशन में से एक आ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन में से भी एक आ जाता है। और यकीन मानो बच्चों, ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि एक बार समझ में आए नहीं और आपके सारे क्वेश्चन बने नहीं। तो लिटरली मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फ्री क्रैश कोर्स के अंदर भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और सिग्मा स्टार के अंदर उससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट हैं, नीट में आ सकते हैं, और जो एससी वर्मा, डीसी पांडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। तो ये आप प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। तो लगभग अगर आप देखें तो इन चारों टॉपिक से मिला के कंबाइंड 4 क्वेश्चन अपने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं 16 नंबर के। ठीक है, और लगभग टोटल वेटेज बन रहा है 9% का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है हीट। तो हीट का केटीजी और थर्मोडायनामिक्स और थर्मल एक्सपेंशन टोटल मिला के अगर आप देखें तो लगभग आपके यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये है ना। और इस तरीके से देखो हीट बहुत आसान है और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। ठीक है ना, ऑसिलेशन और वेव से भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं ऑन एन एवरेज, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 0, इस तरीके से होता रहता है। और ऑन एन एवरेज आपका 8 नंबर का ये पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्लास 11 से लगभग 23 क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है और 92 मार्क्स का लगभग ये पोर्शन हो जाता है और आपका 51.11% का कंट्रीब्यूशन इसमें हो जाता है पूरे पेपर में। यानी कि 50% से ज्यादा भी क्लास 11 का कंट्रीब्यूशन है। और यकीन मानो बच्चों, जो क्लास 12 भी आप पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा तो यकीन मानो बच्चों, जो क्लास 11th का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लास 12th की फिजिक्स में भी है, क्योंकि क्लास 11th में बेसिक्स होते हैं और उन्हीं बेसिक्स को रिपीट किया जाता है क्लास 12th में। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्लास 11th का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिग्मा स्टार बैच के अंदर जो लाइव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विपिन सर के साथ में, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्लास 11th को ही कवर किया है, जिससे अगर किसी की छूट गई थी क्लास 11 तो वो रिवीजन में आ जाए, और अगर किसी ने पूरा पढ़ा हुआ है तो उसका भी रिवीजन हो जाए और आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो लगभग 51.11% का वेटेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये तीनों टॉपिक्स हैं। इनका टोटल वेटेज कंबाइंड 4 नंबर का हो जाता है। लगभग 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते रहे हैं और लगभग 16 नंबर का ये हो जाता है। तो लगभग आप मान सकते हो 9% ऑलमोस्ट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे फिजिक्स के पेपर में 45 में से। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, है ना। करंट में अपने आप में 2 चैप्टर्स हैं। एक आ जाता है अपना नॉर्मल करंट की बात हो रही है, रेजिस्टेंस वगैरह की, और एक हो जाता है जो इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है, जहां पर मीटर, ब्रेज, है ना, गैल्वेनोमीटर की बात हो रही होती है, एमीटर की बात हो रही होती है, वोल्ट मीटर की बात हो रही होती है, पोटेंशियोमीटर की बात हो रही होती है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात हो रही होती है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये एक अलग हो जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वाले पोर्शन से, लेकिन बेसिक तो वहीं से आएगा ना। तो इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये लगभग 3 क्वेश्चन आपके डन हो जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते, और आपका लगभग 12 नंबर का ये पोर्शन बन जाता है और लगभग 6.5% आप मान सकते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन पूरे पेपर में है 45 में से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें बच्चों तो 3 ओवरऑल क्वेश्चन इसमें से ऑन एन एवरेज आते रहे हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 2। तो एवरेज जो निकल के आया है 10 सालों में वो 3 का निकल के आया है और लगभग 12 नंबर का ये हो गया 3 के हिसाब से। 3 4 12 होता है
और लगभग 6.5% का कंट्रीब्यूशन हमारा मैग्नेटिज्म का हो जाता है। और बहुत आसानी से मैं दोनों ही क्लासेस में, फ्री क्रैश कोर्स और लाइव जो मैं आपको सिग्मा स्टार पढ़ा रहा हूं, दोनों ही में बहुत अच्छे से करा दूंगा। अब बात आती है ईएमआई की। ईएमआई से लगभग अकेले 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट्स गुड, है ना। और ऑप्टिक्स की अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स में बच्चों मैंने दोनों ही, देखो ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स में मैंने दोनों ही कवर करे हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का कंबाइंड करके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते रहे हैं। तो ये लगभग 11% का कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स अकेले रखता है। और डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स, तो अगर बच्चों ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते रहे हैं 12 नंबर का, ठीक है। ये हमारा सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लगभग 2 क्वेश्चन इससे भी आते रहे हैं और बहुत आसान आते हैं। देखो ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, देन यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। हर क्वेश्चन को आप करके आ जाओगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले टॉपिक होते हैं। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बचेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो, डीपीपीज हो, सब में इतने क्वेश्चन करा बैठूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इन चैप्टर्स का छूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। और नीट फिजिक्स क्वेश्चन एंड वेटेज फ्रॉम क्लास 12 है आपका लगभग 22 क्वेश्चंस का, 88 मार्क्स का और 48.89% का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसका मतलब 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बच्चों, 11th इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th के ही बेसिक आपके 12th में काम आते हैं। तो 11th से मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हो प्रॉपर, तो 12th में तभी आप उसको डील कर पाओगे, है ना। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। तो इस तरीके से टोटल 11th और 12th का 45 क्वेश्चन बन जाते हैं 180 नंबर के। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि असल में जो हमने सारे टॉपिक देखे इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से थे, ठीक है। चलो तो एक बार हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहला जो हमने देखा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकल के आया था वो मैकेनिक्स का लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी वाला टॉपिक था, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स का जो काइनेमेटिक्स तक कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैकेनिक्स 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैकेनिक्स 1 में आप ये मानो लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, और फिर उसके बाद जो रोटेशनल वाला पोर्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर आपका सेंटर ऑफ मास और वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। रोटेशनल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और फिर उसके बाद में आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। हीट एंड थर्मो बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आपका 11th में ये तीनों के बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 12th में आपका बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता ही है ना। और मेरे हिसाब से ईएमआई और एसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसान है, एक बार समझ आ गया तो हो जाते हैं क्वेश्चंस। और उसके अलावा ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़नी है। बेशक आप ईएमआई और एसी को हटा सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्टिक्स से बढ़िया रहती है। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप देखें यहाँ पर, तो अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे आसान रहता है वो रहता है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स से हर बार 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग सारे चैप्टर्स को मिला के कंबाइंड। इवन मॉडर्न फिजिक्स में जो एक चैप्टर है ना, एटम वाला जो चैप्टर है वो सेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से केमिस्ट्री में भी। तो दोनों में ही सिमिलैरिटी है। तो अगर आपने एक में पढ़ लिया तो दूसरे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन सेम आते हैं, तो ये और आसानी हो जाती है तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और अगला है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं सेमीकंडक्टर के। तो आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, दैट्स इट, इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना। इवन मैंने ट्रिक्स बताई हैं कठिन से कठिन चीजों को सॉल्व करने की हर चैप्टर के अंदर, तो इसलिए आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ फ्री वाला यूट्यूब पर, उसमें भी, और जो मेरा सिग्मा स्टार बैच है जिसमें आप मुझसे लाइव पढ़ोगे उसके अंदर भी, ठीक है। देखो जो हमारा सिग्मा स्टार बैच है उसका जो शेड्यूल है वो आपको मार्क्सअप ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एक बार जाकर सिग्मा स्टार क्रैश कोर्स में जाओगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स है इसको मैं 30 लेक्चर्स के अंदर पूरा फिनिश करूंगा, और हर लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा होगा। 1 से 3 घंटे की क्लास होंगी, क्योंकि कुछ लेक्चर बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे, अलग अलग चैप्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.